नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7 में लगे हुए कहानी लाल पान की बेगम को। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा अपने नोटबुक में। चलिए शुरू करते लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूट रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले शुरुआत होता है बिरजू की माँ से। और बिरजू की उम्र कितना है? 7 साल। यहाँ पे देखिए 7 साल लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लिया कि बिरजू का एज क्या था, 7 साल। और चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई है। तो एक बिरजू है और एक चंपिया है, दो पात्र हैं जो इसमें है, जो बच्चा है। बिरजू का एज 7 साल है, अभी चंपिया का एज नहीं दिया गया इसमें, आगे पता चलेगा। आए आज लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागर को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? मखनी फुआ, इस पात्र को याद रखिए। बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। हा हा, हाय हाय, हर हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिड़खिड़ाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुँह से 8 दिन पहले से ही गाँव के अली गली में बोलती फिरी है। कितने दिन पहले से? तो 8 दिन पहले से। बिरजू का एज कितना है? 7 साल। और कितने दिन पहले से बिरजू की माँ मेला घूमने के लिए बोल रही है? तो 8 दिन पहले से। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नार दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया नाच देखने वाली। सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों की एक ओर मुड़कर ऐठती हुई बोली, निकाली। अरे हाँ, बिरजू की माँ, भैया के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि किसकी पुतोहू किसके नहीं डरती, तो जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे शीतल मिंटी यानी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। तो कहाँ के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नहीं बहू वो कराई है, और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। तो कितना महीना हुआ है इसका गौना का? तो 3 महीना हुआ है। कहाँ की लड़की है? रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। इसको लोग सब जंगी की पुतोहू बोलते हैं। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिख कलासी है, उसका खसम रगी कुरमा टोली का नाम ही लटाते, यानी उसका हस्बैंड का नाम है रंगी और उसका ससुर है जंगी। तो जंगी और रंगी, जंगी की पुतोहू है, रंगी इसका हस्बैंड का नाम है, और रंगी क्या है? लठैत है, इसलिए हमेशा सिंह को जाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी,
अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। इस मोहल्ले में लाल पान भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते। ये सब किंवदंती था, मतलब सब लोग फैला दिए थे बात। देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनौली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोगा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाकर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरदाई, जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उससे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले थप्पड़ दिया होगा। है मैया, एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो बिरजू है वो छोटा है किससे? अपनी बहन चंपिया से, क्योंकि यहाँ पर देखिए वहाँ दीदी का जिक्र किया है तो दीदी हम अपने से बड़े बहन को ही बोलते हैं। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने बोले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हो क्या? बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी झुनुर झुनुर। 10 साल की चंपिया जानती है, 10 साल। चंपिया की एज है 10 साल, बिरजू का एज है 7 साल। ये सब तुम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देंगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरफ बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीटूं। यहाँ पे देखिए 12 बार का जिक्र है तो उसको मतलब नोट डाउन किया, मतलब ध्यान रखिए कि 12 बार की, क्योंकि अब ये सब तो पूछ चुका है PYQ में। तब यही एक नया फैक्ट मिल रहा है इस कहानी में, एक नया ये भी फैक्ट है तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कि बाल पकड़ कितना बार झकझोरती है तो 12 बार, मतलब ताकि स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन दे दे कि तो सही हो जाए। नहीं, माँ ने छिड़की दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से को 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी से। तो सिद्ध की बहू एक पात्र का जिक्र है तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। मतलब हम इसको बोल रहे हैं बार बार कि इसको नोट डाउन करिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पात्र दे जाता है। आजकल गौण पात्र बहुत पूछता है नेट में कि मतलब जो मुख्य पात्र है वो तो सबको पता है, गाइड में भी आपको मिल जाएगा मुख्य पात्र। लेकिन ये सब जो गौण पात्र है जिसका बस 1 या 2 बार जिक्र आता है तो उसको भी नेट जो है PYQ में आप चेक कीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा 2-4 क्वेश्चन जो गौण पात्रों से पूछा गया है। तो इसलिए इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई, ताकि इसलिए क्योंकि जब भी आप रिवीजन करें तो एक बार में सरसरी निगाह से, मतलब 1 पेज आधा पेज में तो नोट्स बन जाएगा कहानी का, तो आधा पेज में मतलब एक बार अच्छा से पात्र देख लीजिएगा तो आप ठीक रहेंगे, मतलब सेफ जोन में रहिएगा। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हुई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयली टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार है, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। मियाँ जान की गाड़ी लाने गए हैं बिरजू के पप्पा, यानी चंपिया के पप्पा, मलदहिया टोली से।
सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोग की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या हुआ शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया, टेक दे दिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा से मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा उतरा नहीं है पूरे तौर से। मरैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे पकड़ा, खोल दे गली घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सख्त जाती बैलगाड़ी की याद ही आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागर के गले से झुकनी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा भी तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का सीख नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। बढ़िया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दे दिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया, मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू की बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जारे के समय इस तरह घुटनों पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुड़ जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? धीरे से बोला होगा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच। कहाँ का नाच? तो बलरामपुर का नाच, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि तब से नाच के बारे में बात चल रहा है। आप ही पता चला कि बलरामपुर के नाच होने जाएंगे। बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छिटकी साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर। तो क्या कौन पढ़ेगा? तो चंपिया जो पहनेगी छिटकी साड़ी। भाई नाच देखने जा रहे हैं, खुशी का बात है इन लोग के लिए, इन लोग के लिए, सबके लिए रहता है। बिरजू पैंट पहनेगा। भाई साहब तभी तक क्या पहन रहे थे भाई बिरजू? चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैंगन को बोला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद इस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। तो ये देखिए, जब नाच देखने जाएंगे तो क्या बनेगा? मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छिटकी साड़ी पहनेगी और बिरजू पहनेगा पैंट। बहुत बढ़िया। आप बिरजू का अब किसने बैंगन का बोला? तो बिरजू ने बैंगन का बोला। पहला बैंगन जो खुद पौधा रोपा है, उस पौधे का सबसे पहला बैंगन जीन बाबा को देगा, ताकि उसके पापा जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाए। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर परी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसकी सबसे पहले भगवान से पूछना, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते हो उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। पुतोहू की जंगी के पुतोहू की बातें चुपती है, भक भक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने? गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल रहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तौल के वजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसको भी जी नोट। इसमें जलन की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोले के एक आदमी को समझाया था कि जिंदगी में मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी करी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखौकी का भत्तार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। वो कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन के ऊपर से चलती है। और भी कितनी बातें, खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है कि। चंपिया
बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझाते, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिराते। बस पूरा माहौल बना हुआ है। हाँ तो बिरजू के पापा के होश नहीं रहेगा। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखी जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आता हम आकर माथा पकड़ के बैठ जाएं, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी कि बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोड़ो ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटखट सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमड़ी लोट देखने भी नहीं दी आँख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे कि बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे गाड़ी के भरोसे दिखलाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो गया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसुमई से उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। कितनी बार? तो 18 बार। लो खूब देखी नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएंगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वो जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है और उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घर ज़मीन भी अपनी इस गाँव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिकदीट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिर पिछा कर, शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार पड़ी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आज चंपी भाग क्या चुपके चुपके। यहाँ टट्टी मतलब बांस का जो बनाया जाता है, गाँव में देखे होंगे आप, जो गरीब किसान के घर रहता है टट्टी का बना हुआ, उस टट्टी में से जो बांस का रहता है फिर उसमें फूस उस मिला के सब बांध के रस्सी से, तो उसको टट्टी बोलते हैं। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक गई। हम या गाड़ी भी है, हम या गाड़ी भी है। बिरजू घबरा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोल बोल मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। मतलब सब की मतलब प्लानिंग है कि मतलब हम गुस्सा है और उससे जाएगा तो सब, लेकिन पता है ना घर में सब गुस्सा हो गए। ड्रामा। बाहर बैलगाड़ी खुलने के बाद भी बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फट जाती थी। बिरजू की माँ तार गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही है। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया बाहर से पुकार कर उसके बाप ने बैलों को घास दे दे। चंपिया, और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, ये तो शायरी हो गया। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू गले में खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश की भी, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन। देखिए यहाँ बिरजू का असली नाम पता चला, बिरजमोहन। तो इसको जरूर न कि बिरजू का असली नाम क्या था? बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार के बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झिया झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर गई। देर पर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबिया की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है, मोहनपुर होटल बंगला। तो मोहनपुर का जिक्र हुआ है जहाँ से हाकिम साहब को लाने गया। अपने खेत का? हुलस्तु हुई बिरजू की मैंने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियाँ काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कर है तू रे?
इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म जो बचे, क्या हुआ डरती क्यों हो? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है, चिड़ई चुरमुन है ये लोग। चिड़ई चुरमुन मतलब छोटा बच्चा है इसलिए माफ़ है। इन दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तल दिया। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। साहब रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जानने का ठीक ठिकाना नहीं है, रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वाले को भी बैल की कभी जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। अरे जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी जो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी क्या भाई? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बाप उसकी ओर एकटक निहार रहा। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो, ए फुआ, सुनती है फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी से घड़ी पर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हूँ ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है। बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन राम कहीं। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कही कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधाकर अपने बाप को दिखाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचा रहा है। चंपिया चकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मुनक लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ। फुआ ने गलगल हो गया, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैलदाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की मत तैयार हो गई। चंपिया ने छिटकी साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। पहला और पैंट पहना है बिरजू। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मैंगटोका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को क्या हो गया? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़, गाड़ी पर अभी बहुत जगह, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे, पहिया जब चूचू करके घर आने लगे तो बिरजू से नहीं रह गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही गंगी के झोपड़े से आते हुए रोनी का स्पर्श हुई। बिरजू के ऊपर, अरे जंगी भाई, काहे कन्नर होठ हो रहा है? आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। घूर मतलब आग से कहा था ना, आग ताप रहा था। क्या पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं? पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। किसकी बेटी? राधे की बेटी का नाम क्या था? सुनरी। बोले मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट का झुनकी खराब पहनकर झमकती आ रही है। लरेना खवास का घर है और उसकी बहू भी नहीं गई है। तो राधे की बेटी सुनरी, लरेना खवास की बहू और टीसन वाली जंगी की पुतोह, जिसके हस्बैंड का नाम था रंगी, जो कि लठैत था कुरमा टोली का।
आज जो बाकी रह गई सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सिनुरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका, बिरजू के बाप ने एक बंदी का दी साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठटाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी के पुतोहू गाना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकल कर खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। तो एक जगह का सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक के खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बड़ी बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही तो गांव में बैसकों का गीत गाना जानती है खूब। तो बैसकों का गीत कौन कौन गाना जानती है? एक तो चंपिया, और फिर सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, तीनों। जो तीनों बाद में आई है वो तीनों गाना जानती है, और एक चंपिया जो शुरू से थी अपना मेन कास्ट में, जो मुख्य पात्र में। चंपिया तो जानती हैं, और जो बाद में चढ़ी हैं बैलगाड़ी में उसको याद रखिए। सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये भी बैसकों का गीत जानना जानती हैं। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैसकों का गीत गा दो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खैर खखार कर गला साफ किया। ऐसे किया था ना, गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललका, चल भैया और जरा जोर से गाड़ी चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतहू ने चंपिया कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा, और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। कौन सा गाना गाया? चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा कि वह भी साथ साथ गीता है। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो कहानी यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक रिवीजन करते रहें।